हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज जो हम यहाँ पर सी टेट की जो सीरीज है प्रैक्टिस सेट की, वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, एक अलग से हमारी थ्योरी की क्लास चलती रहेगी और हम बीच बीच में जो है प्रैक्टिस सेट की क्लास भी डालते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों से मजबूत हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज चालू कर दी है। आज हम पहला प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद 2, 3, 4 आगे जो है सीरीज बढ़ती जाएगी। डेली जो है 30 बाई 30 क्वेश्चन होंगे, 30 बाई 30 की सीरीज होगी। तो आप जो है इस सीरीज को बिल्कुल भी देखना ना भूलिएगा। और लास्ट में जो है जो भी जितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि किसने 30 में से कितने क्वेश्चन उसके सही हुए हैं। तो अपने कॉपी अपने पास में और एक पेन लेकर रखिए और आप उसमें लिखते चलिए कि आपके किसके कितने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं। तो आपको जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनके भी आपको कमेंट करने हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पर पहला प्रैक्टिस सेट है वो चालू करते हैं। देखिए, आज का प्रैक्टिस सेट, उसके पहले वीडियो को चालू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो अब हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि छात्रों को किसी प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किसे बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट की यहाँ पर बात की गई है। जब प्रयोगशाला में प्रयोग करा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, तब सीटिंग अरेंजमेंट कैसा उपयोग होना चाहिए। देखिए, छात्र शिक्षक के सामने अर्ध घेरे के रूप में बैठे हो, कक्षा में विद्यार्थी पंक्तियों में बैठे हैं और शिक्षक स्वयं को छात्रों के सामने रखता है। देखिए, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उससे पहले आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर तब तक बता दूंगा। तो पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ पर जो पहले में कहा गया है, स्टूडेंट सिटिंग इन ए हाफ सर्कल इन फ्रंट ऑफ टीचर, बिल्कुल सही बात है। टीचर के सामने अर्ध घेरे में बैठे हो। मान लीजिए यहाँ पर देखिए टीचर की टेबल लगी हुई है, टीचर इस तरफ खड़ा हुआ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है स्टूडेंट का अर्ध घेरा होना चाहिए। तो ये बिल्कुल पहली बात सही है। कक्षा में विद्यार्थी पंक्तियों में बैठे हैं और शिक्षक स्वयं को छात्रों के सामने रखता है, दूसरा यहाँ पर बिल्कुल गलत है। पहला यहाँ पर सही है, तो इसलिए थर्ड यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपने जो भी लगाया उसको भी कमेंट करते रहिए, ताकि मैं बाद में कमेंट हर एक की देखूंगा और क्वेश्चन कितने सही हुए उनकी तो कमेंट करनी है। जो 30 बाई कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये है, भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट में, वो क्या क्या हैं। तो पहली है, भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई नीति नहीं है। दूसरा है, समावेशी शिक्षा प्राप्त करने की राह लंबी और विविध है। तो देखिए, भारत में दिव्यांग व्यक्ति के लिए कोई नीति नहीं है। देयर इज नो पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड। डिसेबल्ड के लिए अलग से पॉलिसी दे रखी है गवर्नमेंट ने। भारत में जो गवर्नमेंट ने अलग से पॉलिसी दे रखी है कि 6 से 18 वर्ष अगर दिव्यांग है तो उसके लिए निःशुल्क शिक्षा, अगर कोई बच्चा है तो उसको 6 से 14 वर्ष, लेकिन डिसेबल्ड के लिए 6 से 18 वर्ष के लिए जो है उसको निःशुल्क शिक्षा दी गई है। अलग से उसके लिए विशेष स्कूल बनाए गए हैं उसके लिए। तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए नीति नहीं है, नीति तो है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है, समावेशी शिक्षा प्राप्त करने की राह लंबी और विविध है। बिल्कुल सही बात है कि समावेशी शिक्षा जब हम प्राप्त करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सभी तरह के बच्चे होंगे, डिसेबल्ड भी होंगे, सही बच्चे भी होंगे, गिफ्टेड स्टूडेंट भी होंगे और जो एवरेज बच्चे भी होंगे, तो वो सब जब प्राप्त करेंगे शिक्षा, तो एवरेज स्टूडेंट है वो थोड़ा धीमे सीख पाएगा, एंड इंटेलिजेंट जो है वो, गिफ्टेड स्टूडेंट जो है वो जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो कमज़ोर स्टूडेंट उसको समझाएंगे तो धीरे धीरे तो लंबी हो जाएगी और अलग अलग तरीके से सबको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दूसरा किसमें, केवल और केवल 2 में, ओनली सेकंड, ये यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर डिसेबल्ड बच्चों को दिखाया गया है किस तरीके से यहाँ पर सिखा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 6 वर्ष के करीब होती है, 2 से 6 वर्ष की होती है।
उसमें क्या गया कि संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मन के विकास का सिद्धांत क्या है, मन का विकास, माइंड डेवलपमेंट का क्या है। यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। जो माइंड की जो परिपक्वता है उसको और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। तो देखिए माइंड में जब परिपक्वता आएगी तो ही हम सोच पाएंगे, तो ही वो हमारे संज्ञान में सुधार करता है। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही है, एक्यूरेट। इट रिफ्लेक्ट्स ब्रेन मैचुरेशन, मैचुरेशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, कहा गया है कि डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जब डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है, तो डेवलपमेंट तो इफेक्ट होगा ही वंशानुक्रम और वातावरण से। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है, और जब दोनों सही है तो कौन से में, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे जो है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक मतलब कि प्रिपरेशनल थॉट, पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्भ में एक प्रतीकात्मक कार्य है। प्री ऑपरेशनल थॉट में कहा गया कंटेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, व्हाट इज ए सिंबॉलिक फंक्शन। क्या है प्रतीकात्मक कार्य, क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें प्रतीकात्मक कार्य के बारे में संदर्भ में क्या विचार है आपके। देखिए इसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है। कब? 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है। और जो इसमें प्रतीकों का महत्व क्या है, इसमें बच्चा जो है प्रतीकों के बारे में क्या विचार वो बात पूछ रहे हैं। देखिए प्रतीकों या मानसिक प्रतिरूपणों का उपयोग करने की क्षमता, तो देखिए इसमें प्रतीकों का ही उपयोग करता है ज़्यादातर बच्चा जो है सिंबल बनाने लगता है। जैसे बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है, बच्चे ने मान लीजिए साइकिल शब्द सुना और उसने थोड़ी बहुत साइकिल देखी होगी, तो जैसे ही वो साइकिल शब्द सुनेगा उसके इमेज माइंड में जो है साइकिल की इमेज बन जाएगी, तो प्रतीक बन गए, उसके चित्र बन गए, चिन्ह बन जाते हैं उसके दिमाग में। ठीक है, तो पहला यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करता है। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है, प्रतीक जो है वो सारे मतलब कि सामने नहीं होते हुए भी सोचने की क्षमता देते हैं। ठीक है, उन्हें याद रखने के बारे में सोचने में मदद करता है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, और जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में जो है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि जन्म आघात क्या है, व्हाट इज बर्थ ट्रॉमा। व्हाट इज बर्थ ट्रॉमा, ट्रॉमा क्या होती है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय, देखिए जन्म के 15 दिन के भीतर लगी चोट, जन्म के 2 दिन के भीतर लगी चोट, जन्म के समय लगी चोट, और जन्म के 5 दिन के भीतर लगी चोट। तो जन्म आघात, देखिए पहले इसमें नाम से ही समझिए कि जन्म आघात क्या है, बर्थ ट्रॉमा। तो जैसे कि नाम से पता लगता है, तो जन्म जो होता है बच्चे का, जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो जन्म के समय ही जो उसको चोट लग जाती है उसे कहते हैं जन्म आघात, बर्थ ट्रॉमा। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंजरी सस्टेन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिंग स्थिरता क्या है, जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर कंसिस्टेंसी क्या है। बच्चे की अपने लिंग के बारे में यह जागरूकता कि लिंग हमेशा एक समान रहता है। बच्चे की अपने लिंग के बारे में यह जागरूकता कि लिंग हमेशा एक समान रहता है, इसे लिंग श्रेणी स्थिरता भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो जेंडर कंसिस्टेंसी है इसके बारे में बच्चा क्या क्या सोचता है कि पहली बात तो कि उसका लिंग हमेशा एक समान रहता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है, एक समान रहता है। इसे लिंग श्रेणी स्थिरता भी कहा जाता है, लिंग श्रेणी स्थिरता इसे नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए डैश शिशु और देखभालकर्ता के बीच पारस्परिक स्थायी संबंध है, इज द रेसिप्रोकल एंडरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। तो जो बच्चे की जो देखभाल करता है, जैसे उसके माता पिता हैं या फिर जो उसको
चाचा चाची दादा दादी हैं उनके बीच में उसका क्या संबंध होता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या लगाव होता है, क्या समझौता होता है, प्रतिस्थापन, सजा। तो देखिए सजा तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब यहाँ पर इनमें से देखिए तीनों में से अगर हम समझौता की बात करते हैं तो समझौता होता है जैसे किसी चीज़ में झगड़ा हो गया हो और उसके बाद में उन्होंने समझौता, जैसे एग्रीमेंट करते हैं ना मकान का, तो एग्रीमेंट वो होता है समझौता। तो यहाँ पे एग्रीमेंट भी गलत हो जाएगा, समझौता भी। दूसरा रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन मतलब एक चीज़ का आदान प्रदान करना, तो प्रतिस्थापन भी नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होता है, एक प्यार होता है, प्रेम होता है जो बच्चों में माता पिता से या दादा दादी से जो प्रेम होता है तो वो होता है स्थायी बंधन, वो होता है लगाव। तो अटैचमेंट होता है, जुड़ाव होता है एक तरीके का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के लिए दोस्ती का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। देखिए जब दोस्त बनते हैं, फ्रेंड बनते हैं, तो एक दूसरे से क्या होता है, स्कूल में सबसे ज़्यादा रहते हैं तो सहयोगात्मक कोलेबरेटिव लर्निंग हो जाती है उनकी, और उनमें जो आत्मसंयथन सेल्फ इवेल्यूशन भी होता है बच्चों में, क्योंकि एक दूसरे का कि तू मुझसे क्वेश्चन पूछ, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इस तरीके से जो आपस में जो है सेल्फ इवेल्यूशन भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं। बच्चे जो हैं वो दोस्तों के साथ स्कूल में अधिक आनंद लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। स्कूल में आनंद लेते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, तभी तो खेलते कूदते हैं, स्कूल में साथ पढ़ते हैं, साथ खाना खाते हैं, लंच में शेयर करते हैं, तो वो बिल्कुल जो है ये बात बिल्कुल सही है। मित्रता, सहायता और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है। मैंने कहा था ना अभी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाती है, सहायता करते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन की, सेल्फ वैलिडेशन या सेल्फ इवैल्यूएशन भी करते हैं, सेल्फ आत्म मूल्यांकन भी करते हैं, जो कि इसका सबसे अच्छा एक स्रोत है। दूसरा भी सही है, दोनों यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए किशोरावस्था, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किशोरावस्था, और किशोरावस्था कब से कब चालू होती है, कमेंट करना आप। किशोरावस्था, किशोरावस्था में आप कमेंट करने बतानी है, मैं नहीं बताऊंगा। किशोरावस्था में पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है, मैच्योरेशन का। विच स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन कौन सा जो है फॉलो करता है। तो पहली बात कि इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंगों के लिए लगभग 4 साल लगते हैं। यौवन के दौरान लड़कों और लड़कियों दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में किशोरों में वृद्धि स्फुरण शामिल है। देखिए समझिए, आमतौर पर दोनों लिंगों के लिए लगभग 4 साल लगते हैं। बिल्कुल अलग बात है कि किसी में तो जो है लड़कियों में जो है विकास थोड़ा जल्दी होता है लड़कों की तुलना में, लड़कियों में विकास लड़कों की तुलना में जल्दी होता है, तो दोनों में 4-4 साल तो लग ही नहीं सकते। पहली बात तो पहला ऑप्शन तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि यौवन के दौरान लड़के और लड़कियों दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में किशोरों में वृद्धि स्फुरण शामिल है, एडोलेसेंट ग्रोथ स्पुर्ट। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि वृद्धियाँ जो होती हैं अलग अलग तरीके से होती हैं। वृद्धि स्फुरण मतलब कि अलग अलग तरीके से उनमें परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन तो दोनों में ही अलग अलग होते हैं, लेकिन जो तेज़ी होती है परिवर्तन की, जो वृद्धि होती है, उनकी स्पीड होती है कि कितना जल्दी किस में परिवर्तन आते हैं, वो जो है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर केवल जो है दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल जो दूसरा है ये किस में, सेकंड ऑप्शन में, ओनली सेकंड यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरण युग्म सही सुमेलित है, कौन सा अनुकरण सही सुमेलित है। देखिए पहला है इनविजिबल इमिटेशन, अदृश्य अनुकरण, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करने का जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता, जैसे कि मुंह। दूसरा है दृश्य अनुकरण, शरीर के उन हिस्सों की नकल करना, नकल जिन्हें बच्चा देख सकता है, जैसे पैर और हाथ। तो यहाँ पर देखिए पियाजे ने कहा है, इमिटेशन की बात कही है पियाजे ने कि बच्चा जो है अनुकरण से सीखेगा, कुछ अनुकरण भी करेगा अपने बड़े का। तो यहाँ पर अदृश्य अनुकरण भी करेगा बच्चा। तो
अब मुंह की हलचल को ही देख सकता है, लेकिन मुंह के अंदर थोड़ी देख सकता है बच्चा। तो मुंह से जो शब्द निकलते हैं बच्चा उनको देख लेता है, उनको सुनता है और फिर वैसा ही अनुकरण करता है। तो शब्द उसे दिखे थोड़ी, ध्वनि उसे सुनाई दी है, दिखे नहीं ना, तो अदृश्य है। तो शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं दे सकता, जैसे ही मुंह। बिल्कुल सही बात है, अनुकरण कर सकता है बच्चा, शब्दों ध्वनि को देखता थोड़ी, सुनना पड़ता है। ठीक है। दृश्य अनुकरण, जैसे कि शरीर के उन हिस्सों की नकल जिन्हें बच्चा देख सकता है, जैसे पैर और हाथ। हाथ पैर के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है उन्हें बच्चा देख सकता है, तो दृश्य अनुकरण में आते हैं। तो सेकंड भी बिल्कुल सही है और दोनों सही है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था दो होती हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। जब भी बाल्यावस्था की बात आती है तो उत्तर बाल्यावस्था की बात आती है 6 से 12 वर्ष की। ठीक है। तो बाल्यावस्था में जो मनोसामाजिक विकास है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड के संदर्भ में सहपाठी संबंधों का सकारात्मक प्रभाव क्या है। मतलब कि मनोसामाजिक विकास जो साइकोलॉजिकल है कि मानसिक विकास और सामाजिक विकास, इन दोनों में जो है सहपाठी संबंधों का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए पहली बात तो जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर जाने लगते हैं, सहकर्मी समूह नई दृष्टिकोण खोलता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र करता है। दूसरा है कुछ नस्लीय और जातीय समूह के किसी सदस्य के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति। तो देखिए मनोसामाजिक विकास में देखिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इन्होंने कहा है माता पिता के प्रभाव से दूर जाने लगता है। जब माता पिता के प्रभाव से दूर जाएगा तो वो सेल्फ जो है निर्णय लेगा, खुद निर्णय लेगा, और खुद निर्णय लेगा तो स्वतंत्र निर्णय लेगा। ठीक है। स्वतंत्र निर्णय लेगा, सहकर्मी समूह नए दृष्टिकोण खोलता है, अपने जो पीयर ग्रुप होते हैं, अपने जो सहपाठी होते हैं, उनसे नए दृष्टिकोण से मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि स्कूल में पढ़ता है बच्चा, या फिर जैसे कि स्कूल में जो है इसने बाल्यावस्था की बात की तो 6 से 12 करीब 8वीं 10वीं की हो सकता है बच्चा, और जब उस स्तर में जो बच्चा होता है तो खुद निर्णय ले सकता है। ठीक है। तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि वो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है। के प्रति देखिए यहाँ पे जातीय समूह के किसी सदस्य के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण, प्रतिकूल दृष्टिकोण का मतलब होता है कि उसके अपोजिट नेगेटिविटी दिखाना। किसी समूह है स्कूल में, जैसे कि कोई कमज़ोर कैटेगरी का है बालक, उसके हीन भावना दर्शाना, तो ये नहीं करना है बिल्कुल। तो दूसरा ऑप्शन, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट, ओनली फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में स्पष्ट नियम और दिनचर्या स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कक्षा में जो प्रबंधन किया जाता है, स्पष्ट नियम या फिर जो दिनचर्या बनाई जाती है कि पहले ही इस क्लास का इस सब्जेक्ट का पीरियड होगा, उसके बाद इस सब्जेक्ट का, उसके बाद इस सब्जेक्ट की क्लास होगी, तो ये नियम और दिनचर्या स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य है क्या, इनको स्थापित क्यों किया जाता है। देखिए यह सुनिश्चित करना कि छात्र आज्ञाकारी और आज्ञाकारी हों, एक संरचित वातावरण बनाना जो सुसंगत और प्रभावी शिक्षण और सीखने का समर्थन करता हो, छात्र की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को सीमित करना, और शिक्षक के हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करना। देखिए शिक्षक के हस्तक्षेप की आवश्यकता को तो अगर हम बिल्कुल ही कम कर देंगे, ठीक है, तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाए क्योंकि शिक्षक ही सिखाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। छात्र की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को सीमित भी नहीं कर सकते, उन्हें तो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जगानी है, फ्रीडम देना है बच्चों को, क्रिएटिविटी देना है, लिमिट तो बिल्कुल नहीं करना, बाउंडेशन तो बिल्कुल ही नहीं करना। जहाँ भी बच्चे को गलत ठहराया जा रहा है उस ऑप्शन को बिल्कुल काट दो। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है तो फिर आप उस गलत में, जो बच्चे को गलत ठहराएगा उस ऑप्शन के जा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में कभी भी आपको बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। ठीक है। एक संरचित वातावरण बनाना हो, बिल्कुल ठीक है, संरचित वातावरण बनाना है, सुसंगत और प्रभावी शिक्षण और सीखने का समर्थन करता हो। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सबसे अच्छा ऑप्शन है यही। ये सुनिश्चित करना कि छात्र आज्ञाकारी बिल्कुल नहीं बनाना बच्चों को। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, देखिए पहले समझ लीजिए कि असेसमेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है।
वैसे तो एक तीसरा भी प्रकार होता है, लेकिन एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है रचनात्मक मूल्यांकन, एक समेटिव असेसमेंट होता है योगात्मक मूल्यांकन, और एक होता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट जो कि खुद के द्वारा किया जाता है कि मुझे खुद पर कितना कॉन्फिडेंस है, खुद के पढ़े हुए शब्दों पर कितना भरोसा है, तो वो होता है सेल्फ असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि जब बच्चे टीचर जो है कक्षा में क्लास में पढ़ा रहा है उस वक्त जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें से जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों से, तो उसका मूल्यांकन को हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट जो होता है वो होता है जैसे कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जो वार्षिक एग्ज़ाम लगती है, मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होता उसके बाद होने वाला, सत्र के अंत में होने वाला मूल्यांकन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन एक तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है। तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वर्ष के अंत में प्रशासित एक मानकीकृत परीक्षण। तो पहली बात तो वर्ष के अंत में होने वाला समेटिव योगात्मक मूल्यांकन होता है, तो ये तो वैसे भी गलत होगी। और दूसरी बात, जहाँ भी मानकीकृत मिल जाए उस वर्ड भी नेगेटिव वर्ड होता है, उस ऑप्शन को भी आपको बिल्कुल कट कर देना है। ठीक है, अगला है अंतिम ग्रेड निर्धारित करने के लिए एक मध्यावधि परीक्षा का उपयोग किया जाता है। अंतिम ग्रेड तो बच्चों को देनी ही नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ भी बच्चों को सेग्रीगेशन किया जाए, लेबलिंग किया जाए, ग्रेडिंग दी जाए, स्कोर दिया जाए, परसेंटेज के माध्यम से सेग्रीगेशन किया जाए, तो वो सारे ऑप्शन तो आपको बिल्कुल कट कर देने हैं। ठीक है, अगला है समझ का आकलन करने के लिए पाठ के अंत में दी गई एक प्रश्नोत्तरी। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि एक पाठ या तो एक दिन में या 2 दिन में, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। जो 2 प्रश्नोत्तरी दी जाती है पाठ के अंत में, जो प्रश्नोत्तर क्वेश्चन दी गई है वो क्या है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। क्योंकि चैप्टर 1 ख़त्म होगा, वो टीचिंग लर्निंग एक सत्र के बीच में ख़त्म होगा, ये नहीं सत्र ख़त्म हो रहा है तब जाके, तो बीच में होगा सत्र के, और तब उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट दिए जाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा उन क्वेश्चन से। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक संचयी अंतिम परीक्षा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत होने वाला है। फाइनल एग्जाम नहीं होना है, फाइनल एग्जाम तब होता है जब समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम के वर्गीकरण किस स्तर के संज्ञानात्मक कौशल में समस्याओं को हल करने या नए विचार बनाने के लिए जानकारी का उपयोग करना शामिल है। तो जो ब्लूम है, बेंजामिन ब्लूम, इन्होंने जो है लर्निंग जो डोमेन दिए थे, या फिर जो है इन्होंने एक ग्राफ दिया था, और वो ग्राफ दिया था 1956 में, और जिसको जो है 2001 में इसको मॉडिफाई कर दिया गया था, उनके नाम में थोड़ा फेरबदल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो संज्ञानात्मक कौशल में जो समस्याओं को हल करने या नए विचार बनाने के लिए जानकारी का उपयोग करना शामिल है, ये क्या करता है, किसमें शामिल है? तो देखिए याद करना, जहाँ पे रिमेम्बरिंग आ जाए, रोट मेमोराइज आ जाए, तो उस ऑप्शन को गलत कर देना है, उस ऑप्शन को काट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया अंडरस्टैंडिंग। देखिए अंडरस्टैंडिंग समझ अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हो। अप्लाइंग बिल्कुल नहीं करना है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। जबकि यहाँ पर ब्लूम ने जो है कहा है क्रिएटिविटी को ज़्यादा माना है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर अगला है क्रिएटिंग। देखिए क्रिएटिंग ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, समझ से भी ज़्यादा, क्योंकि समझ तब आएगी जब कुछ सृजन करेंगे हम, जैसे कि नई चीज़ खोजेंगे तो हमें उस चीज़ के बारे में समझ बनेगी। तो सृजन करना यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ कि पियाजे की अहम केंद्रवाद मतलब कि ईगोसेंट्रिज्म क्या है, ईगोसेंट्रिज्म जो बात कर रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में सबसे सटीक रूप में देखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए पियाजे ने जो 4 स्टेज बताई थी, पहली सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए हर स्टेज को समझते हैं हम। सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, बच्चा जो होता है इस स्टेज में, पहली स्टेज जो है ये, और इस स्टेज की जो उम्र होती है ये 0 से 2 वर्ष में होता है बच्चा। इस स्टेज में बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, मतलब कि बच्चा अपने दिमाग में जो है वस्तु की छाप बनाने ना शुरू कर देता है। जब बच्चे के दिमाग में छाप बनने लगती है, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे के सामने कि आपने कोई वस्तु उस बच्चे के सामने दबा दी, जैसे कि उसका कोई खिलौना हो गया, तो उस खिलौने को तुमने उसके सामने
छुपा दिया। तो बच्चा क्या करेगा, उसको जो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सेंसरी मोटर हैं, उनके माध्यम से उस खुले होने को ढूंढ करके ले आता है। मतलब कि उसके दिमाग में वो इमेज बन जाती है कि वो छुपी हुई वस्तु कहाँ पर है, तो उस छुपी हुई वस्तु को ढूंढ करके ले आता है। ठीक है। अगली स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 2 से 7 वर्ष में। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया करने से पूर्व बच्चा जो है सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता। जैसे कि कोई चीज़ आई बच्चे के सामने, मान लीजिए आप बच्चे के सामने कोई पानी की बोतल लेकर के आए, तो बच्चा देख पाएगा उसे और ये समझ लेगा कि ये पानी है, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता कि ले भाई मैं पानी पीना है या फिर नहीं। उससे पूछते हैं आप पहले पानी पिएगा, तो हम उसको पानी पिलाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं पीता। ठीक है। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बच्चा जो है प्रतीकों के बारे में जैसे कि यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द को सुन करके उसकी इमेज उसके दिमाग में आ जाती है। ठीक है। इसके बाद में जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें एम केंद्रित मतलब कि जो ईगो सेंट्रिज्म की बात की गई है वो आ जाती है कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, मतलब कि सोच रहा है कि वह सब ठीक है। मतलब बच्चा कुछ भी करे, बच्चा चाहे खेले चाहे कोई तोड़ फोड़ करे, बच्चा खुद सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, इसी रास्ते पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है। उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में वर्ड आता है। और इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही क्या होता है, बच्चा जो है किसी वस्तु की, जैसे कि ये एक वस्तु है, ठीक है, और एक ये छोटी वस्तु है। अब देखिए इसमें भी इतना ही पानी भरा हुआ है, और अगर इसमें से इसमें पानी भरे तो ये भी जो क्या है, ये आधा भर जाता है। ठीक है। अब बच्चे के सामने अगर आप दोगे तो बच्चे से कहोगे कि कौन से पानी की बोतल ले गए या कौन सी खाने की चीज़ ले गए, या फिर इसमें कोई खाने की चीज़ रखी हो इन दोनों में, और ये आधा है। ठीक है। लेकिन दोनों में मात्रा सेम है, लेकिन ये तो इस तरीके से आधा भरा हुआ है, और दोनों में मान लीजिए 500 ग्राम भरी हुई है कोई चीज़ है। ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, इस ऊंचाई के हिसाब से इसे देखेगा और इसको ले लेगा। कैसे ले लेगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, बच्चे ने सोचा कि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ है खाने की, तो बच्चा इसे ले लेगा। लेकिन यहाँ पर भी जो है बच्चे के सामने इसी तरीके से 500 ग्राम चीज़ है, लेकिन बच्चा इसको नहीं समझ पाता। मतलब कि बच्चा जो उसके साइज शेप में चेंज कर दें या उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, साइज हमने शेप चेंज कर दी है, तो बच्चा इसको बिल्कुल समझ नहीं सकता। और ये कौन से स्टेज में होता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बच्चे से ये कहें कि ये एक आयत है, ठीक है, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, अगर हम बच्चे को दिखाना चाहें तो बच्चा सिर्फ इसमें से एक विशेषता पर ध्यान दे पाता है, या तो लंबाई पर या फिर उसकी चौड़ाई पर। तो इसको कहते हैं हम सेंट्रेशन, मतलब केंद्रीकरण। केंद्रीकरण जो होता है, इसमें बच्चा सिर्फ उसकी एक विशेषता पर ध्यान दे पाता है, जो भी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है। जीन पियाजे की थ्योरी अभी हमने नहीं पढ़ी है, तो हम एक बार क्लास लगा देंगे उसकी, उसके बाद हम इसके अलग से भी क्वेश्चन कर लेंगे इस टॉपिक के। ठीक है। अगली आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, ये होती है 7 से 11 वर्ष की। कंक्रीट का अर्थ होता है मूर्त। देखिए मूर्त, जो चीज़ों को देखते हैं, बच्चा क्या करता है, सामने रखी चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है, उन पर सोच सकता है। जैसे कि साइकिल रखी हुई तो उसके बारे में सोच सकता है कि साइकिल में इस तरीके से पहिया घूमता है, इस तरीके से हम जो चलाते हैं, तभी उसके बारे में सोच सकता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, ये 11 से 15 वर्ष के बीच होती है, और इसमें बच्चा जो है सामने वस्तु नहीं होने पर भी उसके बारे में चिंतन कर सकता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था है एक तरीके से। ठीक है। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। ठीक है। तो जो ईगो सेंट्रिज्म की जो अवधारणा आई थी वो किस में आई थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा जो है इसमें सोचता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है, वो सही सोच रहा है, वो सब ठीक है, मैं जो खुद कर रहा है बच्चा। ठीक है। तो ये आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आत्मसातीकरण होता क्या है, देखिए पहले ये समझ लीजिए। देखिए आत्मसात्मीकरण मतलब कि एसिमिलेशन, जो एसिमिलेशन प्रोसेस है ये होता क्या है। देखिए जो पूर्व ज्ञान को क्या करना है, जब पूर्व ज्ञान मतलब कि बच्चे ने जो है कोई बच्चे ने एक साइकिल चलाना सीख लिया,
तो जब साइकिल चलाना उसने सीख लिया, अब उसको बाइक दोगे आप, तो साइकिल चलाना सीखा हुआ ज्ञान जो है उसको बाइक चलाने में सीखने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो पूर्व ज्ञान को, उसने जो पहले का अनुभव है उसका, उस पूर्व ज्ञान को उन्होंने किसने क्या किया, उस नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीम को अपनाना, एडेप्टिंग एग्जिटिंग स्कीम टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन। मौजूदा स्कीम को नहीं अपनाना, मौजूदा स्कीम को, नई जानकारी को शामिल कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी पुराने तरीकों को ही अपना रहे हो। नई जानकारी को शामिल करो और अपने पीछे के अनुभव को, पीछे के अनुभव को उस मौजूदा स्कीम जो है उसमें चेंज करना है आपको, मौजूदा स्कीम को अपनाना नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नई जानकारियों से निपटने के लिए नई स्कीम बनाना बिल्कुल गलत है। जब नई जानकारी ग्रहण कर रहे हैं हम, तो जो पहले से हमने जो अनुभव किए हैं, मौजूदा जो जानकारी हमारे पास, जो हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन है, उसमें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमाओं में बिना बदलाव की एकीकृत करना बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए मौजूदा स्कीम मतलब कि पहले हम कोई बाइक चलाना सीख रहे हैं भैया, नए ये बाइक चलाना सीख रहे हैं हम, तो हमारे पास पहली जानकारी क्या है, साइकिल चलाना सीख चुके हैं हम, साइकिल चलाना हम जानते हैं, तो मौजूदा स्कीम हो गई साइकिल चलाना जानते हैं। अब नई जानकारी हमें बाइक चलाना सीखना है, तो मौजूदा स्कीमा है उसमें बिना बदलाव करना है, बदलाव नहीं करना है मौजूदा स्कीमा में, लेकिन जो है नई जानकारी जो मिली है उसको उसमें ऐड कर देना मौजूदा स्कीमा में। तो जब मौजूदा स्कीमा है, पहले वाली ये चीज़ है, ठीक है, ये बाइक का एक पार्ट है मान लीजिए आप जो सीखना चाहते हैं, और ये एक साइकिल का छोटा हिस्सा है, मान लीजिए कोई भी जो आपने साइकिल का सीखा है उसका अनुभव है। अब क्या करना है, ये मौजूदा स्कीमा, जो पहले वाली स्कीम है जो साइकिल चलाना सीख गई है, आपके अनुभव है। ठीक है, आपको ये नई जानकारी लेनी है, तो आपको इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, और जब जोड़ देंगे तो आपका एक एकीकृत इंटीग्रेटेड हो जाएगा, मतलब सारी जानकारी एक जगह हो जाएगी, तब जा कर के आप बाइक चलाना सीख पाएंगे। मतलब पिछले अनुभव को नए अनुभव के साथ जोड़ना, नए ज्ञान के साथ जोड़ना एक तरीके से। ठीक है, वही है परिभाषा में, यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग हटके है, ताकि जो है आंसर में आप खो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकासात्मक अवधारणा में वह क्रमिक प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं, सामाजिक मानदंड और व्यवहार उनकी संस्कृति के लिए उपयुक्त है। देखिए पहली बात, सामाजिकरण, आंतरिकरण, आत्मसात करना और आवास, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, विकासात्मक अवधारणा वह क्रमिक प्रक्रिया शामिल है, बच्चे सीखते हैं सामाजिक मानदंड और व्यवहार। तो सामाजिक मानदंड और व्यवहार कहाँ से सीखते हैं, समाज से, तो समाज से सीखेंगे तो वो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस घटना के लिए क्या शब्द है जहाँ किशोरों का मानना है कि वे अद्वितीय हैं और उनके अनुभवों को कोई और नहीं समझ सकता है। तो देखिए जो अद्वितीय, किशोर कहते हैं कि हम एक अद्वितीय हैं, उनके अनुभव को कोई और नहीं समझ सकता। तो पहली बात तो ईगो सेंट्रिज्म, देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत कल्पित कहानी, काल्पनिक दर्शक, अहंकार केंद्रितवाद और आत्म प्रभावकारिता। देखिए सेल्फ एफिशिएंसी, आत्म क्षमता, आत्म एफिशिएंसी, सेल्फ एफिशिएंसी की एफिकेसी की बात की, आत्म प्रभावकारिता तो बिल्कुल नहीं होगा ये। तो उन्होंने क्या कहा है, अद्वितीय हैं, उनके अनुभव को कोई समझ ही नहीं सकता। ईगो सेंट्रिज्म वाली तो हो ही नहीं सकती, ईगो सेंट्रिज्म में तो बच्चा जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ईगो सेंट्रिज्म कौन सी स्टेज में आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है, और जो 2 से 7 वर्ष में आती है, ये इसके बीच में आती है। लेकिन यहाँ तो किशोरों की बात की है, किशोरावस्था की, 12 से 18 वर्ष, तो ये गलत हो गया। इमेजिनरी ऑडियंस बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे आ जाएगा पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल मतलब कि वे अद्वितीय हैं तभी तो, उनकी व्यक्तिगत एक कल्पित कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैरी एंसवर्थ द्वारा पहचानी गई कौन सी लगाव शैली उन बच्चों की विशेषता है
जो देखभाल करने वाले के चले जाने पर परेशानी दिखाते हैं और उनके लौटने पर उन्हें आसानी से आराम नहीं मिलता है। तो पहला है सिक्योर अटैचमेंट, अवॉइडेंट अटैचमेंट, एम्बिवेंट या रेजिस्टेंट अटैचमेंट और डीऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। अब ये क्या होती है, देखिए देखभाल करने वाले के चले जाने पर परेशानी दिखाते हैं। विशेषता देखिए बच्चों की कैसी है, देखभाल करने वाले के चले जाने पर तो चला जाता। मान लीजिए हमारे माता पिता हैं, माता पिता आज कहीं जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जब छोटे थे तब क्या करते हैं, हम परेशानी दिखाते हैं कि वो भी हमें साथ लेकर चले ताकि, और वो लौट जाएंगे तो हमें आराम मिलता है, तो हमें आराम मिलता है। अब जैसे कि तो इससे क्या होगा, सुरक्षित अनुलगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिक्योर तो हम फील ही नहीं करते उससे। सिक्योर तो फील करता है एक छोटा बच्चा कि उसे कोई बाहर का आदमी डराए तो वो मम्मी पापा के पास छुप जाता है। लेकिन जो सीडीपी जो कहती है उसके हिसाब से सिक्योर अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि माता पिता को यहाँ पर इतना सिक्योर नहीं माना गया है जितना कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिक्योर नहीं है। ठीक है। दूसरा, परिहार अनुलगा, अवॉइडेंट, बिल्कुल गलत, अवॉइड भी नहीं करना उनका। देखिए प्रतिरोधी लगाव और अव्यवस्थित लगाव, अव्यवस्थित तो होना ही नहीं है, डिसऑर्गेनाइज तो करना ही नहीं है उनको। और यहाँ पर उभयलिंगी प्रतिरोधी लगाव, मतलब कि एक दूसरी जो लिंग है उससे उनका जो है प्रतिरोध हो जाता है, प्रतिरोधी लगाव होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को संदर्भित करता है और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए इम्पैथी है, सिंपैथी, अल्ट्रिज्म और ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म की तो अभी हम बात कर चुके हैं कि ये जो जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, और इसमें बच्चा जो है वो जो कुछ भी करता है वो अपने आप में सही मानता है। तो ये तो भावनाओं को समझने का ऑप्शन है नहीं, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। अल्ट्रिज्म, उपकार तो बिल्कुल किसी पर भी नहीं करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तब हम भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे उपकार करेंगे तो। दूसरा, यहाँ पे जो सहानुभूति की जगह है समानुभूति आएगा। अब इस समानुभूति और सहानुभूति क्या होती है, देखिए समानुभूति और सहानुभूति का मतलब क्या क्या होता है। सिंपैथी मतलब कि सहानुभूति जो गलत होता है, मतलब कि बच्चे को एक तरीके से सारी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं। मतलब कि बच्चे को जो मान लीजिए किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है बच्चों को, तो तुम उसका पूरा समाधान ही उसको दे देते हो, उसके प्रति सहानुभूति, मतलब कि एक तरीके से प्यार आ जाता है बच्चे की। किसी आप किसी डिसेबल्ड व्यक्ति को देख लेते हो तो उसके प्रति सहानुभूति आ जाती है। ठीक है। लेकिन आपको सहानुभूति नहीं दिखानी, उसको दिखानी है सहानुभूति, समानुभूति, इम्पैथी करना है उनको, इम्पैथी दिखानी है उसके लिए। क्यों दिखानी है इम्पैथी, अब मान लीजिए किसी बच्चे को किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो उसको आप संकेत दो, साइन दे दो कि इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। जब इस तरीके से आप उसको सॉल्व करने के लिए संकेत दे रहे हो तो वो क्या कर रहा है, हमारी भावनाओं को समझ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को उसके लिए साझा कर रहे हैं। तो ये सब जब हम भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, संकेतों को समझता है, तो वो आता है इम्पैथी में, मतलब कि सहानुभूति दिखानी चाहिए, समानुभूति दिखानी चाहिए बच्चे के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर इम्पैथी हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारे डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की तो देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म जो होती है, पहली बात तो जो क्लास में अलग अलग जो है क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, अलग अलग जो मल्टीलिंगुअल अलग अलग भाषा के जो बच्चे आते हैं, उनको जो है सम्मान देना चाहिए, उनकी भाषा को सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी, देखिए पहली बात तो सभ्यता, और वो किसका है, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य और संस्कृति और चुनौतियाँ। तो देखिए चुनौती तो हमें देनी नहीं है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है जितने भी बच्चे आते हैं तो उनको चुनौती नहीं देनी है। दूसरी बात, साहित्य से कोई लेना देना नहीं है उनके से। ठीक है।
तो यहाँ पर भी साहित्य से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पिछली लैंग्वेज से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन बच्चे जो जिस स्कूल में आते हैं उनकी मातृभाषा को हमें सम्मान देना है, क्योंकि अलग अलग एरिया से बच्चे आते हैं, तो उन सभी की जो मदर टंग है उनको सम्मान देना है। तो उनकी सब तो वो और हमारी सभ्यता व संस्कृति का क्या है, एक अभिन्न अंग है। सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो अभिन्न अंग है मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म, अभी मैंने बताया कि कक्षा में जो मातृभाषा है, अलग अलग बच्चों की मातृभाषा है, उन सभी को सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पर अनदेखा कर दिया जाना चाहिए। अनदेखा कर देंगे तो बच्चा क्या करेगा, हीन भावना का शिकार हो जाएगा। कुछ जो बच्चा जो है बोलना जानता है वो भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसकी भाषा को सम्मान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अनदेखा तो बिल्कुल नहीं करना है। अस्वीकार किया जाना चाहिए, देखिए अस्वीकार भी नहीं करना है। अगर टीचर कहे कि इंग्लिश में बातें करो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते उनमें हीन भावना का आ जाएगी। जो इंग्लिश जानते हैं वो तो बोल लेंगे, लेकिन और की मातृभाषा सम्मान नहीं दिया जाएगा तो उनमें हीन भावना आ जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, स्वीकार किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, स्वीकार करना है, मस्ट बी एक्सेप्टेड। हर एक की मातृभाषा का सम्मान करना है। ठीक है, अधिक महत्व तो नहीं दिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो किस व्यक्ति के द्वारा दी गई, बीएफ स्किनर नहीं, बीएफ स्किनर ने तो जो है चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो जॉन ड्यूवी ने दी थी। किसने दी थी, जॉन ड्यूवी ने। और जॉन ड्यूवी ने जो है त्रिध्रुवीय शिक्षा प्रणाली भी दी थी, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं। जिसमें क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो है क्लास कंप्लीट करा दी है। वहाँ पे अलग से टॉपिक मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का डाला है, प्लेलिस्ट भी अलग से बनाई है, वहाँ से आप इसको देख लेना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। ठीक है, उसमें पूरा जो डिटेल में बताया गया है शिक्षक जो ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय शिक्षा प्रणाली है, उसमें बताया गया है कि शिक्षक जो है स्वतंत्र रहे, शिक्षार्थी आश्रित रहे, और जो पाठ्यक्रम है करिकुलम जो मध्यस्थ रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है। छोटे वयस्क के रूप में, बिल्कुल देखते हैं अभी। खाली स्लेट के रूप में, देखिए खाली स्लेट के रूप में तो बच्चे को देखना ही नहीं है। जॉन लॉक ने बच्चे को कोरा कागज़ कहा था, जबकि बच्चा जो स्कूल में आता है तब अपने ज्ञान अनुभव कुछ तो लेकर के आता है, कोरा कागज़ नहीं होता। तो खाली स्लेट के रूप में नहीं होता है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, बिल्कुल सही बात है, एज एक्टिव इन्वेस्टिगेटर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। सक्रिय होगा बच्चा तभी कुछ सीखेगा, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में नहीं होगा, छोटे वयस्क के रूप में भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, क्लास है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, उसमें बच्चे किस तरीके से सीखते हैं सामान्य जनरली, व्यक्तिक और समूह दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से या समूह से। देखिए शिक्षक से तो सीखते ही हैं, लेकिन शिक्षक से इसने क्या कहा, मुख्य रूप से, मेनली फ्रॉम टीचर, ओनली शिक्षक से नहीं सीखते। हम अपने जो पीयर ग्रुप हैं, मतलब कि जो सहपाठी हैं, उनसे भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। अब यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं और समूह से सीखते हैं, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन हमें पहले ऑप्शन में मिल जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऑप्शन कट हो जाएंगे और पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाए, क्योंकि बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। थर्ड और फोर्थ जो बात है वो पहले ऑप्शन में ही कर दी गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि हम व्यक्ति अलग अलग तरीके से भी सीखते हैं, अलग अलग व्यक्ति के पास में हम खुद अकेले भी सीख जाते हैं कई बार, और कई बार हम ग्रुप में कोई प्रैक्टिकल करवाते हैं, जैसे क्लास में समूह में बच्चा को सिखाते हैं, समूह शिक्षा मेथड, समूह पद्धति है शिक्षा की, उस तरीके से भी हम सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, उसमें क्या शामिल किया गया है। तो देखिए कि प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम,
लर्निंग इज रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट। जब अपने वातावरण को ही, अधिगम को ही जो परिवेश में, वातावरण में प्रतिबंधित कर दिया है कि तुम्हें इस क्लासरूम में जो है एक टॉपिक पढ़ के जाना है, फिक्स कर दिया तुमने, चाहे वो बच्चे का, आपने कह दिया कि तुम्हें बच्चा है आज की आज 1 घंटे में 10 क्वेश्चन याद करने हैं। अब बच्चे से हो ही मत, उसकी योग्यता, चाहे वो जो है थोड़ा कमज़ोर बच्चा है, वो चाहे 2 क्वेश्चन याद कर पाए, लेकिन 10 करने के लिए बोल दिया, प्रतिबंधित कर दिया उसको। तो प्रतिबंधित तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बच्चों पर कोई वजन नहीं थोपना है, उल्टा बच्चे की जो योग्यता है उसके अनुसार उसको जो है बढ़ाना है। ठीक है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ दीजिए, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन, बच्चा जो गतिविधि करे वो उसके हाथों से गतिविधियाँ हों, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है अभी तो, लेकिन और देखते हैं। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ भी होनी चाहिए जिनमें खेल भी शामिल होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बच्चे का एक कोने में बैठना, कोने में तो बिल्कुल ही नहीं बैठाना बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, जो बच्चे को अपने खुद के हाथों से गतिविधियाँ करने के लिए कहा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। देखिए, जब सीखने से शिक्षण करा रहे हैं और उससे हम जो अधिगम पर बल देने वाला कौन सा परिवर्तन है, कौन सा अधिगम को सिखा सकता है? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। देखिए, फोकस ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट पर तो अब फोकस ही नहीं करना आजकल के टाइम में। हम जब पढ़ते थे तब जो है रिजल्ट पर फोकस किया जाता था। आजकल बच्चों को रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है, बिल्कुल बच्चों को सिर्फ अधिगम पर फोकस करना है, रिजल्ट पर फोकस नहीं करना। हम जब पढ़ते थे तब रिजल्ट पर फोकस किया जाता, टीचर जो है मारते पीटते थे, लेकिन रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ठीक है, अभी देखते हैं और आगे। सीखने को प्रोत्साहित करके, ये, और अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, बाय अडेप्टिव टीचिंग ऑफ फॉरवर्ड लर्निंग, बिल्कुल गलत है। सीखने को प्रोत्साहित तो करोगे, लेकिन प्रोत्साहित करने से ही क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा विधि अपनाओगे आप, गतिविधि कराओगे बच्चों को, तब जाकर के सीखने, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन होगा। अधिगम पर मतलब कि बच्चों को प्रोत्साहित करोगे, लेकिन यह बाल केंद्र शिक्षा जो है इसमें बच्चों को आप प्रोत्साहित भी करेंगे और बच्चों को जो है चाइल्ड सेंटर, मतलब कि जो गतिविधि हैं छोटी छोटी, उनके माध्यम से आप यहाँ पर बच्चों को सिखाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील या तेज सीखने की अवधि कौन सा है? बच्चा जो है भाषा के लिए अर्जन जो है, भाषा अर्जन का कौन सा चरण जो है सबसे अधिक है? तो देखिए, जन्म पूर्व अवधि, प्रीनेटल, बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया तो जन्म पूर्व अवधि तो नहीं होगी, बच्चा है वह प्रसव ही नहीं हुआ, उसका जन्म नहीं हुआ है, तो भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 2 से जो 6 वर्ष की होती है, वो बच्चे के लिए भाषा अर्जन का जो है संवेदनशील चरण होती है। 2 से 6 वर्ष में बच्चा क्या करता है, भाषा को, जो एक सेंसिटिव पीरियड है, भाषा ग्रहण करता है, मतलब कि भाषा को धीरे धीरे वो अर्जित करने लग जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा स्कूल भी जाने लगता है, समाज में भी रहता है, तो जगह जगह से वो अपनी भाषा को अर्जित करता रहता है और सीखता रहता है। तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, संक्रमण, वयस्कावस्था, वयस्कता के संक्रमण की पहल का मतलब क्या हो गया कि बच्चा जो है वो बाल्यावस्था में है अभी, ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज में है, और बच्चा वयस्क बनना चाह रहा है। तो जब बाल्यावस्था से वयस्क बनेगा बच्चा, तो बीच में कौन सी स्टेज आएगी? किशोरावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आएगी और फिर बच्चा वयस्क स्टेज में जाएगा। तो जो संक्रमण है किशोरावस्था, इस अवस्था को यहाँ पर संक्रमण काल कहते हैं, क्योंकि यही यहाँ पर जो है संक्रमण की पहल करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एडोलसेंस। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30 कि मानव विकास है डेवलपमेंट क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ हद तक नापने योग्य और मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। देखिए जो विकास है, डेवलपमेंट जो है वो होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, पहली बात तो डेवलपमेंट को जो है आपने देखा होगा कि मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, जो शारीरिक विकास, इसके जो क्या है डोमेन है। और अगर आपने डेवलपमेंट ऑफ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की विकास के आयाम की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लेना, वहाँ पे जो सारी वीडियो डली हुई हैं, ठीक है। देखिए विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। कैसे है? विकास को हम माप भी सकते हैं और गुणात्मक रूप से भी बढ़ता है विकास, जबकि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। उसे वृद्धि को जो लंबाई है, वजन है, उसको हम माप सकते हैं, जबकि विकास जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर अंडर ऑफ 30, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं हर एक की कमेंट चेक करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हम इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे और थ्योरी की क्लास भी आती रहेगी, ठीक है।